नमस्कार साथियों, मैं केपी ठाकुर आप सभी का पुनः BACS एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हृदय से वंदन करता हूं एवं आप सभी का इंग्लिश लर्निंग की जर्नी में, इंग्लिश लर्निंग की इस यात्रा में आपको मैं आगे लिए चलता हूं, क्योंकि इससे प्रीवियस लेक्चर में हमारा जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था सब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में एवं मेन वर्ब के बारे में। आज के वीडियो लेक्चर में साथियों हमें पढ़ना है हेल्पिंग वर्ब के बारे में। ओके, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बारे में प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ, आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो मैंने आपको समझाया था साथियों कि हमारे कुछ होते हैं सब्जेक्ट्स और कुछ होते हैं ऑब्जेक्ट्स। यदि देखा जाए, यदि मैं पुनः एक बार रिवाइज़ करूँ, फिर से मैं आपके सामने रिवाइज़ करूँ, तो हमारे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ होते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, और कुछ होते हैं हमारे ऑब्जेक्ट्स, कुछ होते हैं ऑब्जेक्ट्स। इन सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स को मैंने आपको इस तरह से समझाया था, इस तरह से एक्सप्लेन किया था कि यदि आपके सेंटेंस में, आप यदि कोई सा भी सेंटेंस बनाएं, यदि आप सेंटेंस मेकिंग करते हैं, तो जब आप एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं और जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो आपको हमेशा सब्जेक्ट को फर्स्ट प्लेस पर रखना है, पहले स्थान पर आपको सब्जेक्ट को रखना है, और ऑब्जेक्ट को हमेशा आपको लास्ट प्लेस पर रखना है सेंटेंस में। ओके, लेकिन ये कंडीशन कैसे वाले सेंटेंसेस में अप्लाई होगी? जब आपका सेंटेंस या तो एफर्मेटिव सेंटेंस होगा या यदि आपका सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, तो पहले तो हम एक बार फिर से समझते हैं कि सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हमारा एक सब्जेक्ट होता है, आई का मतलब होता है मैं। वी हमारा एक सब्जेक्ट होता है, वी का मतलब होता है हम। यू हमारा एक सब्जेक्ट होता है, यू का मतलब होता है आप या तुम। दे हमारा एक सब्जेक्ट होता है, दे का मतलब होता है वे। ओके, तो ये चार सब्जेक्ट होते हैं आपके। इन चार के अलावा, इन चारों सब्जेक्ट के अलावा एक और आपका सब्जेक्ट होता है ही का मतलब होता है वह। और मैंने आपको बताया था कि ही का जो यूज़ है, जब हम किसी लड़के के रेफरेंस में बात करते हैं, जब हम किसी लड़के के रेफरेंस में बात करते हैं, तो हमें यूज़ करना होता है ही का। ठीक, इसके बाद में मैंने आपको एक सब्जेक्ट बताया था शी, तो शी का मतलब भी वह होता है, और इसका यूज़ किया जाता है जब हम किसी लड़की के रेफरेंस में बात करते हैं। ओके, एक सब्जेक्ट होता है हमारा इट का मतलब होता है यह। क्या होता है? यह। और इट का यूज़ हम किसी वस्तु को डिनोट करने के लिए करते हैं। किसको डिनोट करने के लिए? किसी वस्तु को डिनोट करने के लिए। ठीक, और एक सब्जेक्ट होता है हमारा नेम, तो नेम का मतलब होता है साथियों नाम। ओके, अब जितने हमारे सब्जेक्ट है उतने ही हमारे ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। ओके, तो देखते हैं कौन कौन से हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। ओके, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। वी का ऑब्जेक्ट होता है अस। क्या होता है? अस, है ना। यू का ऑब्जेक्ट होता है यू, और यू का मतलब यहां पर हो जाएगा आपको या तुम्हें। ठीक है, इसके बाद में आपका दे का जो ऑब्जेक्ट होता है, दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, और देम का मतलब हो जाता है उन्हें। ठीक है, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम का मतलब होता है उसे। ठीक है, और ये किसी लड़के को डिनोट करने के लिए किया जाता है। शी का ऑब्जेक्ट होता है आपका हर, और इसका यूज़ किसी लड़की को डिनोट करने के लिए एज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है। इट का यूज़ यह होता है, और यह किसी वस्तु। ओके, जब हम इट का यूज़ सब्जेक्ट के फॉर्म में करते हैं तो इट का यूज़ यह होता है। ठीक है, लेकिन इट का यूज़ जब हम ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाता है इसे। क्या हो जाता है? इसे।
और नेम का ऑब्जेक्ट आपका नेम ही होता है ना। तो मैंने इस तरह से आपको सारे सब्जेक्ट्स और सारे ऑब्जेक्ट्स कल आपको मैंने एक्सप्लेन किए थे कि हमारा आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट एंड नेम ये हमारे होते हैं सब्जेक्ट्स, और मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट, नेम ये हमारे होते हैं ऑब्जेक्ट। आपको मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जितनी बातें मैं समझा रहा हूँ, जितनी बातें मैं बता रहा हूँ आपको क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स। इसके बाद मैंने आपसे बात की थी कुछ होती है हमारी मेन वर्ब। क्या होती है? मेन वर्ब। ओके, अब हम मेन वर्ब के बारे में चर्चा करेंगे। मेन वर्ब तो कुछ होती है हमारी मेन वर्ब। मेन वर्ब, मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया, ठीक है। सपोज दैट मैंने आपको समझाया था कि जी ओ गो, गो यानी होता है जाना, ठीक है। सी ओ एम ई कम, कम यानी होता है आना, ठीक है। गो कम। इसके बाद में ई ए टी ईट, ईट यानी होता है खाना। डी आर आई एन के ड्रिंक, ड्रिंक यानी होता है पीना। इस तरह से मैंने आपको कुछ मुख्य क्रियाओं के बारे में बताया था, मेन वर्ब्स के बारे में बताया था। मैं आपको सेंटेंस मेकिंग करवाने से पहले, वाक्य को बनवाने से पहले आपको मैं ये बातें बताना चाह रहा हूँ कि ओवरऑल यदि हम सेंटेंस मेकिंग करते हैं तो सेंटेंस मेकिंग से पहले हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, हमको किन किन थिंग्स की नीड होती है, किन किन कॉन्सेप्ट्स की हमको नीड होती है। उन कॉन्सेप्ट्स को पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक आपको सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं होगी, जब तक आपको ऑब्जेक्ट के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं होगी, जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि मेन वर्ब क्या होती, जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती, तब तक आपको बहुत डिफ़िकल्टी फील होगी सेंटेंस मेकिंग में। ओके, और ओवरऑल यदि देखा जाए तो आपके जो टेंस है, आपके जो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस है, आपके जो नरेशंस है, ये सेंटेंस मेकिंग का ही खेल है। यदि आप सेंटेंस मेकिंग कर लेते हैं, यदि आपको सेंटेंस को प्रॉपर वे में जमाना आता है, बनाना आता है, तो आप बहुत अच्छे से इन सभी चीज़ों पर कमांड कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ हुई मेन वर्ब। अब साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इनमें से कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट और कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। ओके, सपोज दैट हमारे सामने लिखा है एक सब्जेक्ट आई, तो आई जो है ना, आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ओके, वी जो लिखा है, वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है, वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है। ओके, अब सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट होते क्या हैं? जिस सब्जेक्ट से हमें केवल एक व्यक्ति के बारे में, जिस सब्जेक्ट से हमें एक व्यक्ति के बारे में ज्ञात होता है, एक व्यक्ति के बारे में हमें नॉलेज होता है, ठीक है। या मैं यूँ कहूँ कि जिस सब्जेक्ट के थ्रू हम एक व्यक्ति के रिगार्डिंग बात करते, एक व्यक्ति के रेफरेंस में बात करते हैं, है ना। कुल मिलाकर यदि मैं कहूँ कि सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है वो केवल एक व्यक्ति को डिनोट करता है, केवल एक व्यक्ति की बात करता है, ठीक है। और प्लूरल सब्जेक्ट जो होता है वो एक से अधिक व्यक्ति, है ना, मोर देन वन पर्सन की बात करता है, ठीक। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट में हमने आई लिया, तो सपोज दैट मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम के पी, ठीक है, आई एम के पी ठाकुर, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या हो गया? मैं के पी ठाकुर हूँ, है ना। तो मतलब ये सेंटेंस जो है, इस सेंटेंस में आई जो है केवल एक इंसान के बारे में बात कर रहा है, ओनली सिंगल पर्सन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आई जो है कैसा सब्जेक्ट है? आई अपने आप में एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। सेकंड थिंग हमने ये लिखा वी, तो वी कैसा सब्जेक्ट होगा आपका? वी आपका एक प्लूरल सब्जेक्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब एक से अधिक व्यक्ति हो, जब एक से अधिक व्यक्तियों के बारे में बात की जाती है, मोर देन वन पर्सन्स, तो आपको वी का यूज़ करना होता है। किसका यूज़? वी का यूज़। सपोज दैट मैंने लिखा वी आर, ओके, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। वी आर प्लेइंग क्रिकेट मतलब हम क्रिकेट खेल रहे। तो क्या आप अकेले क्रिकेट खेल रहे हैं क्या?
कोई एक प्लेयर या एक व्यक्ति क्रिकेट खेल रहा है क्या? नहीं, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि एक से ज़्यादा प्लेयर्स या एक से ज़्यादा पर्सन्स जो है वो आपस में मिलकर क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, तो वी जो आपका है प्लूरल सब्जेक्ट, क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, आई आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, वी जो है आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। अगेन हम बात करते हैं यू की, तो जो यू है आपका जो यू है ये सिंगुलर सब्जेक्ट भी है। ठीक है, और ये अपने आप में एक प्लूरल सब्जेक्ट भी है। यू जो है सिंगुलर सब्जेक्ट भी है और एक प्लूरल सब्जेक्ट भी। तो सर ऐसे कैसे हो सकता है कि यू जो है सिंगुलर सब्जेक्ट भी है और प्लूरल सब्जेक्ट भी? ओके, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों कैसे हो सकता है। जैसे मैंने लिखा यू आर रोहित। ठीक है, मतलब आप रोहित है, तो क्या रोहित एक इंसान होगा ना, है ना? यू आर रोहित मतलब आप रोहित है, तो रोहित एक इंसान होगा। लेकिन जब मैं लिख रहा हूं यू आर गुड, ओके, यू आर गुड स्टूडेंट, है ना? यू आर गुड स्टूडेंट मतलब आप एक अच्छे स्टूडेंट है, आप एक अच्छे विद्यार्थी है। इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, यू आर गुड स्टूडेंट, है ना? तो यहाँ पर देखिए आप, यदि यू आर गुड स्टूडेंट लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि यू आर के बाद में हमको यहाँ पे ए भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमको ए भी लिखना पड़ेगा, तो सेंटेंस फिर आपका क्या बन जाएगा? यू आर ए गुड स्टूडेंट, है ना? तो इस सेंस में, इस केस में तो यू जो है आपका सिंगुलर होगा। क्या होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट। यहाँ पे भी यू जो है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। लेकिन यदि मैंने लिखा यू आर, ठीक है, यू आर स्टूडेंट्स, यू आर स्टूडेंट्स, है ना? मतलब आप विद्यार्थी है। ठीक है, मैंने लिखा यू आर गर्ल्स, यू आर बॉयज़। ठीक है, आप लड़के हैं। यू आर गर्ल्स, आप लड़कियां हैं। ठीक है, यू आर स्टूडेंट्स, आप विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो यू है, ये यहाँ पर यू जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट ना होकर प्लूरल सब्जेक्ट होता है। ठीक है, क्लियर है इतना? यू आपको एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट भी मानना पड़ेगा और एज अ प्लूरल सब्जेक्ट भी आपको यू को मानना पड़ेगा। ठीक है, मतलब यू सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। क्लियर? ठीक है, इतना मैं रफ कर रहा हूं। अब बात आती है हमारे दे की, तो दे जो है हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है। कौन सा सब्जेक्ट? यू होता है प्लूरल सब्जेक्ट। ओके, और इसके बाद में आपका ही, शी, इट और नेम। क्या क्या? ही, शी, इट और नेम, इन चारों सब्जेक्ट को कहा जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट, क्योंकि इन चारों ही सब्जेक्ट से हमें सिंगल पर्सन की जानकारी प्राप्त होती। ओके, या सिंगल पर्सन के रेफरेंस में, सिंगल पर्सन के रिगार्डिंग इनकी बात की जाती है ना? सपोज दैट मैंने बोला कि ही इज राहुल, है ना? मतलब वह राहुल है, तो राहुल एक लड़का है ना? ठीक, राहुल एक लड़का है, इसलिए यहाँ पर हमको ही को क्या मानना पड़ेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या मानना पड़ेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट। मैंने बोला शी इज स्नेहा, है ना? मतलब वह स्नेहा है, तो स्नेहा एक लड़की है ना? जब स्नेहा एक लड़की होगी तो शी क्या होगा? शी अपने आप में एक सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। ओके, मैंने लिखा इट इज, ओके, इट इज योर मोबाइल। ओके, इट इज योर मोबाइल, है ना? मतलब यह आपका मोबाइल है, तो मोबाइल कितना है? एक है ना? ठीक है, यह आपका मोबाइल है, मोबाइल यहाँ पर एक है, तो इसलिए इट जो है ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। कैसा सब्जेक्ट? सिंगुलर सब्जेक्ट। और लास्ट में आपका बचता है नेम, तो नेम क्या सिंगुलर सब्जेक्ट होगा या प्लूरल सब्जेक्ट होगा? तो नेम जो है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। कैसा सब्जेक्ट? सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, जैसे मैंने लिखा रोहन इज अ, ओके, रोहन इज अ गुड स्टूडेंट। ओके,
रोहन इज अ गुड स्टूडेंट, मतलब रोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, ठीक है, रोहन एक अच्छा स्टूडेंट है। तो रोहन यहाँ पर केवल एक इंसान है ना, एक व्यक्ति है ना, ओनली वन पर्सन है। तो रोहन जो यहाँ पर आपका होगा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। कैसा सब्जेक्ट? सिंगुलर सब्जेक्ट, है ना। तो आई होप मैं समझ रहा हूँ कि आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो रही होगी कि कौन कौन से सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। यदि हम स्टार्टिंग से बात करें तो आई हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है, यू को सिंगुलर सब्जेक्ट भी माना जाता है, यू को प्लूरल सब्जेक्ट भी माना जाता है। ओके, इसके बाद दे आपका एक प्लूरल सब्जेक्ट है, ही शी इट एंड नेम ये चारों ही आपके सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि ये एक व्यक्ति के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, एक व्यक्ति के बारे में, एक व्यक्ति के रिगार्डिंग ये बात करते हैं। ओके, अब ये तो समझे हमने सब्जेक्ट्स कि सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं और प्लूरल होते हैं, है ना। लेकिन क्या सर ऑब्जेक्ट जो है ये सिंगुलर या प्लूरल नहीं हो सकते क्या? तो जी हाँ, आपके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये भी सिंगुलर और प्लूरल हो सकते हैं या होते ही हैं, ठीक है। मतलब आपके जो ऑब्जेक्ट होते हैं ये भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। कोई कोई से सब्जेक्ट आपके सिंगुलर होते हैं, कोई से सब्जेक्ट आपके प्लूरल होते हैं। कैसे समझते हैं? सपोज दैट ये लिखा है मी, है ना, तो मी अपने आप में क्या है? मी एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट है। क्या है? एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, सर इज कॉलिंग मी। ओके, सर इज कॉलिंग मी मतलब सर मुझे बुला रहे हैं। सर क्या कर रहे हैं? सर मुझे बुला रहे हैं। तो जहाँ पर है ना इनडायरेक्टली मुझे बुला रहे हैं वो, है ना, तो मैं एक इंसान हूँ ना, इसलिए यहाँ पर मी जो है ये एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? सिंगुलर ऑब्जेक्ट होगा। ओके, क्लियर। अब सेकंड सेंटेंस में यहाँ पे लिख रहा हूँ आई एम टीचिंग। ओके, आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, है ना, मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब ये बात डिपेंड करती है कि इस क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं। यदि आप, है ना, सपोज दैट आप सिंगल अभी मोबाइल लेकर बैठे हैं, है ना, तो इसका मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो आप सिंगल पर्सन है, एक व्यक्ति है। ओके, तो आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। लेकिन यदि आप इस क्लास में एक से अधिक व्यक्ति बैठे हैं या मोबाइल पर जब आप देख रहे हैं, है ना, जिस भी माध्यम से, जिस भी मीडियम से आप देख रहे हैं, और वहाँ पर यदि एक से ज़्यादा व्यक्ति आप बैठे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं तब भी आपको पढ़ा रहा हूँ। तो जब आप सिंगल पर्सन है, जब आप एक व्यक्ति बैठकर मेरे, है ना, मुझसे पढ़ रहे, तब भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और यदि आप 10 व्यक्ति बैठकर भी यदि मुझसे पढ़ रहे, तब भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो डिपेंड करता है कि जब आप एक व्यक्ति बैठकर मुझसे पढ़ेंगे, है ना, चाहे क्लास में बैठकर पढ़ेंगे या ऑनलाइन मीडियम से आप पढ़ेंगे, यूट्यूब के माध्यम से आप पढ़ेंगे, तो जब आप एक व्यक्ति पढ़ेंगे इसका मतलब ये हो जाएगा कि वहाँ पर यू एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कैसा ऑब्जेक्ट? सिंगुलर ऑब्जेक्ट। ओके, और यदि आप एक से अधिक व्यक्ति बैठकर मुझसे पढ़ रहे हैं, चाहे क्लास में या यूट्यूब के माध्यम से, तो वहाँ पर यू को आपको प्लूरल ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा। तो जो यू है ये प्लूरल ऑब्जेक्ट भी है और सिंगुलर ऑब्जेक्ट भी है ना। अब आपके माइंड में ये कन्फ्यूज़न होगा कि सर अभी तो आपने बताया कि यू जो है ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर ऑब्जेक्ट भी है। बिल्कुल सही, यू जो है ना, यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है ना, लेकिन यू का सब्जेक्ट के रूप में अर्थ अलग होता है और ऑब्जेक्ट के रूप में अर्थ अलग होता है। यू का सब्जेक्ट के रूप में अर्थ होता है आप या तुम। क्या होता है? आप या तुम। और यू का ऑब्जेक्ट के रूप में अर्थ होता है आपको या तुम्हें। क्या होगा? आपको या तुम्हें। क्लियर? ओके, इतना आपको समझ आया होगा। आगे की बातें मैं अब करता हूँ। ओके, इसके बाद यदि हम देखें, है ना, तो अस जो होगा हमारा, कौन सा सब्जेक्ट? अस। अस हमारा होगा प्लूरल ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? कैसा ऑब्जेक्ट? प्लूरल ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे सर इज टीचिंग, ओके, सर इज टीचिंग अस, है ना, मतलब सर हमें पढ़ा रहे हैं। अब पहली बात तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है? इसमें ऑब्जेक्ट है अस। कौन सा है?
अस, है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट कैसा है, ये प्लूरल ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर सर जो है ये सब्जेक्ट कैसा है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, लेकिन हम बात यहाँ पर कर रहे हैं मेनली ऑब्जेक्ट की, है ना। तो यहाँ पर अस जो है ये एक प्लूरल ऑब्जेक्ट है। क्यों है प्लूरल ऑब्जेक्ट, क्योंकि सर मुझे अकेले को नहीं पढ़ा रहे, है ना। सर इज टीचिंग अस, मतलब सर हमें पढ़ा रहे, है ना। तो हमें पढ़ा रहे इसका मतलब हम बहुत सारे हो गए, है ना। जब हम बहुत सारे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो प्लूरल माना जाएगा। ओके, तो अस जो है एक प्लूरल ऑब्जेक्ट है। इसके बाद में बात करता हूँ देम की, है ना। जैसे मैंने बोला आई एम एक्सप्लेनिंग, ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग, ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग देम, है ना। मतलब मैं आपको मैं उन्हें समझा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, मैं उन्हें, ठीक है, मैं उन्हें समझा रहा हूँ, है ना, मैं उन्हें समझा रहा हूँ। तो क्या मैं केवल एक पर्सन को समझा रहा हूँ क्या, नहीं, उन्हें का मतलब ये हो गया कि वो बहुत सारे व्यक्ति है ना, मोर देन वन पर्सन है। ओके, एक से अधिक व्यक्ति है। समझ में आ रही बातें, है ना। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि जब एज अ सब्जेक्ट बात होगी, जब सब्जेक्ट के रूप में बात होगी, तो जब आप एक व्यक्ति की बात करेंगे सब्जेक्ट के रूप में तो वो सिंगुलर होगा। जब आप एक से अधिक व्यक्ति की बात करेंगे सब्जेक्ट के रूप में तो प्लूरल होगा, है ना। इसी तरह से जब आप इनडायरेक्टली बात करते हैं, है ना, यानी कि ऑब्जेक्ट के रूप में बात करते हैं, तो जब एक व्यक्ति की बात करते हैं तो सिंगुलर ऑब्जेक्ट होता है। और जब आप एक से अधिक व्यक्ति की बात करते हैं तो प्लूरल ऑब्जेक्ट होता है। इतना आया, ओके। मैं इतना रफ कर रहा हूँ। और साथियों, आपको हमारा जो YouTube प्लेटफॉर्म है, हमारा जो ऑनलाइन YouTube लर्निंग प्लेटफॉर्म है, टीचिंग प्लेटफॉर्म है, इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, हमारी वीडियोस को लाइक करना है, क्योंकि आपके एनकरेजमेंट से ही, आपके विश्वास से ही, ठीक है, आपके उत्साहवर्धन से ही हम क्या हैं और बेस्ट से बेस्ट आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। और वैसे हम आपके लिए बेस्ट ही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हमको बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल से जोड़ें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। इसके बाद में बात करता हूँ हिम की, है ना। मैंने जैसे बोला आई नो हिम, ठीक है, आई नो हिम, है ना। अब आई नो हिम का मतलब क्या होगा, मैं उसे जानता हूँ, ठीक है, मैं उसे, है ना, मैं उसे, किसी लड़के को, है ना, मैं उसे जानता हूँ, मैं उसे जानता हूँ, ठीक है। तो मतलब किसी लड़के की बात हो रही, ओके, आई नो हिम, है ना। अब देखो यहाँ पर लड़का है कि लड़के है। यदि लड़का लिखा है इसका मतलब ये हुआ कि एक लड़का है, ओके, सिंगल पर्सन है। इसका मतलब ये हुआ कि हिम जो है सिंगुलर ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और सपोज दैट मैंने ऐसा लिखा आई नो हर, है ना, आई नो हर, तो इसका मतलब हो जाएगा मैं उसे, है ना, मैं उसे, मतलब किसी लड़की की बात हो रही, मैं उसे जानता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही किसी एक पर्सन के बारे में, किसी एक लड़की के बारे में। इसका मतलब हो जाएगा कि हर भी आपका सिंगुलर ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट है। आई बात समझ में, ओके, इतना क्लियर हो पा रहा है। तो हमने हिम के बारे में पढ़ा, हर के बारे में पढ़ा, ओके, देम के बारे में पढ़ा, मी के बारे में पढ़ा, अस के बारे में पढ़ा, ओके, यू के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमको पढ़ना है इट के बारे में। तो इतना मैं रफ कर रहा हूँ। वो जिंदगी कैसी ये पहेली है, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। चलिए
इट के बारे में मैं बात करता हूँ। सपोज दैट मेरे हाथ में ये मार्कर रखा है, ओके, और ये मार्कर मैं आपको दे रहा हूँ, है ना। तो जब मैं ये मार्कर आपको दूंगा तो मैं क्या बोलूँगा? टेक इट। क्या बोलूँगा? टेक इट, ओके, टेक इट, है ना। मतलब इसे लीजिए, है ना। तो ये मार्कर मेरे हाथ में केवल एक मार्कर है ना, ओनली वन मार्कर, ओके, दिस इज ओनली वन मार्कर, है ना। तो जब ये केवल एक मार्कर होगा और मैं आपको बोल रहा हूँ कि टेक इट, इसका मतलब ये हुआ कि केवल एक के रेफरेंस में बात की जा रही, केवल एक मार्कर के रेफरेंस में बात की जा रही। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इट जो है ये एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है? एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, ओके, है ना। इसके बाद बात करते हैं हम नेम की। सपोज दैट मैंने बोला आई एम, ओके, आई एम टीचिंग, है ना, आई एम टीचिंग विनीत, ठीक है, आई एम टीचिंग विनीत, मतलब मैं विनीत को पढ़ा रहा हूँ। तो आपको क्लियर कट यहाँ समझ में आ रहा होगा कि विनीत जो है केवल एक लड़के का नाम है, इसलिए, है ना, विनीत जो है एक लड़के का नाम है, तो विनीत जो है यहाँ पर एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट होगा। कैसा ऑब्जेक्ट होगा? एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट होगा। तो इस तरह से मैंने आपको सारे सब्जेक्ट्स के बारे में, सारे ऑब्जेक्ट्स के बारे में समझाया, एक्सप्लेन किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा आपको जो समझाया जा रहा है वो समझ में आ रहा होगा, ओके। इतना समझाने के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि हम वर्ब जो है ऑलरेडी कल के वीडियो लेक्चर में भी समझ चुके हैं, और आज भी मैंने वापस से आपको पुनः रिवाइज करवाई कि जो डेली लाइफ में, हमारे डेली रूटीन में, डेली लाइफ में हम जिन भी चीज़ों को, जिस काम को हम करते हैं, जिस एक्शन को हम करते हैं, या हमारे द्वारा जो भी एक्शन की जाती है, ठीक है, उसे ही वर्ब या क्रिया कहते हैं, है ना। अब हमारे द्वारा क्या? हमारे द्वारा कुछ लिखा जाता है, ठीक है, हमारे द्वारा कुछ काम किया जाता है, हम चाय पीते हैं, हम खाना खाते हैं, है ना, हम स्कूल जाते हैं, हम कोचिंग जाते हैं, हम पढ़ते हैं, हम समझते हैं, है ना, हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब जो भी आपके डेली रूटीन वाली एक्शंस है ना, आपके डेली लाइफ वाली जो भी एक्शंस है, डेली लाइफ के जो भी काम है, उनको ही यदि मैं कहूँ कि वो उनको ही वर्ब यानी कि क्रिया कहा जाता है, ठीक है। तो कल भी मैंने आपको ये बात समझाई थी, आज भी मैंने समझाया कि जितनी भी आपके दैनिक जीवन में जो काम आप करते हैं उन्हें ही क्रिया या वर्ब कहा जाता है ना। जैसे गो, है ना, कम, ईट, ड्रिंक, ओके, राइट, रीड, ओके, डू, है ना, लिसन, एक्सप्लेन, अंडरस्टैंड, है ना, ईट, ड्रिंक, ईटीसी। तो इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हमने समझ लिया सब्जेक्ट के बारे में, और अब हमने समझ लिया ऑब्जेक्ट के बारे में। उम्मीद करता हूँ साथियों इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। नीचे के आपके जो चारों ऑब्जेक्ट्स है, मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, सॉरी, देम नहीं आएगा, बट देम के बाद आपके जो चारों ऑब्जेक्ट्स है, देम के बाद आपके जो चारों ऑब्जेक्ट्स है, देम के बाद आपके जो चारों ऑब्जेक्ट्स है, ये जो चारों ऑब्जेक्ट्स है आपके, इनको सिंगुलर ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो इतना मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप बाकायदा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको समय दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ साथियों आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम नेक्स्ट थिंग्स के नेक्स्ट चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, आगे हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। तो अब हमें पढ़ना है हेल्पिंग वर्ब के बारे में। किसके बारे में? हेल्पिंग वर्ब के बारे में। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ठीक है। तो देखो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब, अभी हमने पढ़ा था मेन वर्ब के बारे में, अब हमको पढ़ना है हेल्पिंग वर्ब के बारे में। हेल्पिंग वर्ब के बारे में, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब,
हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। क्या होता है? सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। ठीक है। अब एक तो होती है मेन वर्ब, जिनके बारे में अभी मैंने आपको समझाया था, जिनका मतलब होता है मुख्य क्रिया। और अब मैं आपको समझा रहा हूँ हेल्पिंग वर्ब, मतलब सहायक क्रिया, है ना। तो सपोज दैट हमने एक सेंटेंस लिया, है ना। सेंटेंस हमने क्या लिया? यू आर, ओके, यू आर गोइंग, ओके, यू आर गोइंग टू मार्केट, है ना। यू आर गोइंग टू मार्केट, ठीक है, मतलब आप बाजार जा रहे हैं या तुम बाजार जा रहे हो। ओके, तो यहाँ पर देखिए यू तो हमारा क्या हो जाएगा? यू यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट। यहाँ पर आर जो है, आर यहाँ पर आपकी होगी हेल्पिंग वर्ब। क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब। गोइंग यहाँ पर क्या है? गोइंग यहाँ पर है मेन वर्ब। क्या है? मेन वर्ब, है ना। और मार्केट क्या है? मार्केट यहाँ पर है आपका ऑब्जेक्ट। मार्केट क्या है? ऑब्जेक्ट। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि जैसे हमने लिखा यू आर गोइंग टू मार्केट, है ना। तो जब गो क्या एंड में आईएनजी लगा, मतलब वो मेन वर्ब है ना। गो यानी जाना, तो गो यानी जाना जो आपकी है वो एक मुख्य क्रिया है, लेकिन मुख्य क्रिया के साथ आपकी एक सहायक क्रिया भी है ना, एक हेल्पिंग वर्ब भी, और उसका नाम है आर, है ना। तो इस तरह से आर इसमें हो जाती हेल्पिंग वर्ब। ओके, अब मैं आपको कुछ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के बारे में बता रहा हूँ और कुछ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप सब्जेक्ट एग्रीमेंट पढ़ते हैं, जब आप सब्जेक्ट एग्रीमेंट पढ़ते हैं तो आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, इनका ध्यान रखना होता है ना। तो एक तरफ मैं लिख रहा हूँ आपकी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। क्या लिख रहा हूँ? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर हेल्पिंग, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, है ना। मतलब एक वचन सहायक क्रिया। इसका मतलब क्या होगा? एक वचन, एक वचन सहायक, ठीक है, एक वचन सहायक क्रिया। और कुछ होती है आपकी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। क्या होती है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, है ना। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, इसका मतलब होता है बहुवचन। इसका मतलब हो जाता है बहुवचन सहायक, ठीक है, बहुवचन सहायक क्रिया, ठीक है, बहुवचन सहायक क्रिया, है ना। तो क्या होती है एक वचन सहायक क्रिया और क्या होती है बहुवचन सहायक क्रिया, हम समझते हैं। सपोज दैट मैंने लिखा, है ना, मैंने लिखा यहाँ पर इज, मैंने लिखा इज, तो इज एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। मैंने लिखा एम, क्या लिखा? एम, तो एम जो है आपकी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन इधर मैंने लिखा आर, क्या लिखा? आर, है ना। चलिए मैं स्मॉल में ही लिख देता हूँ। तो इज और एम जो है आपकी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है और आर जो है आपकी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, इसी तरह से आपकी वाज जो है, वाज आपकी एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है और वर जो है, वर एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो इज एम उधर आर, वाज वर, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब में क्या आ जाएगा? वर, है ना। इधर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब में यदि बात की जाए तो हैज, है ना, क्या? हैज। और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब में आपका आ जाएगा हैव। क्या आ जाएगा? हैव, है ना। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब में यदि मैं लिखूं तो इधर आ जाएगा आपका डज, क्या आ जाएगा? डज। और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब में आ जाएगा डू। ओके,
इज एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, आर एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। वाज जो है एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन जो आपका वर है वो एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है ना। इधर हैज़ जो है आपकी एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है और हैव जो है एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। डज आपका एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन डू एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। ओके, तो इस तरह से हेल्पिंग वर्ब को यानी कि सहायक क्रियाओं को डिफाइन किया जाता है, ठीक है, कि ये किस बेस पर सिंगुलर या प्लूरल होती है। अब मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि इनको सिंगुलर या प्लूरल मानने के पीछे रीज़न क्या है, ओके, लॉजिक क्या है, ठीक है, ये मैं आपको समझाऊंगा। सपोज दैट मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई वॉज इल, ओके, आई वॉज इल यस्टरडे, है ना, आई वॉज इल यस्टरडे, है ना, मतलब कल मैं बीमार था। सेंटेंस का अर्थ क्या होगा, कल मैं बीमार था, है ना। तो आई के साथ किसका यूज़ हुआ, आई के साथ यूज़ हुआ वास का। अब आप ध्यान देना, आई यहाँ पर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज़ हुआ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है, ओके। तो हमेशा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको इस बात पर गौर करना होता है, ध्यान देना होता है कि यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब लगेगी वो लगेगी, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपकी वर्ब यूज़ होगी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और प्लूरल सब्जेक्ट यदि है तो प्लूरल सब्जेक्ट में वर्ब लगेगी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, है ना। सपोज दैट मैंने लिखा वी वर, है ना, ओके, वी वर, है ना, वी वर गोइंग टू, है ना, वी वर गोइंग टू मुंबई, है ना, वी वर गोइंग टू मुंबई यस्टरडे, है ना, वी वर गोइंग टू मुंबई यस्टरडे, है ना, मतलब कल हम मुंबई जा रहे थे, कल हम क्या कर रहे थे, कल हम मुंबई जा रहे थे, है ना। तो वी जो है, वी आपका है यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट, क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, और वर जो है यहाँ पर आपका होगा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, है ना, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, है ना। तो देख लीजिए आप, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, है ना। तो वाज आपका सिंगुलर है, ओके, और वर आपका प्लूरल है, लेकिन है क्या, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। इसी टाइप से एम आपका सिंगुलर है, इज आपका सिंगुलर है और आर आपका प्लूरल है, ठीक है। सेम इसी टाइप से हैज़ जो है आपका सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है और हैव आपका प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। इन सभी को मैं एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको समझाता हूँ, है ना। सपोज मैंने लिखा, ठीक है, मैंने लिखा ही हैज़, ओके, ही हैज़ अ कार, ही हैज़ अ कार, मतलब उसके पास एक कार है, क्या है, उसके पास एक कार है ना। तो ही जो है क्या है, ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब ही यदि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी वो भी सिंगुलर होगी, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हैज़ जो है आपकी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक, ओके, ही हैज़ अ कार। एक और सेंटेंस मैंने लिखा, सी हैज़, है ना, सी हैज़ अ स्कूटी, है ना, सी हैज़ अ स्कूटी, मतलब उसके पास एक स्कूटी है ना, लेकिन किसके पास है, किसी लड़के के पास कि किसी लड़की के पास, किसी लड़की के पास, क्योंकि सी का यूज़ हम करते हैं किसी लड़की के रेफरेंस में जब बात की जाती है तो, ठीक है। तो सी हैज़ अ स्कूटी, है ना, सी यहाँ पर आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और हैज़ जो है आपका एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है ना। तो कॉन्सेप्ट आपका वही बन रहा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, और प्लूरल सब्जेक्ट यदि है तो उसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, है ना, ठीक है। इसके बाद देखिए आप, सपोज दैट मैंने ऐसा लिखा,
दे हैव, ओके, दे हैव अ मोबाइल, ओके, दे हैव अ मोबाइल, मतलब उनके पास एक मोबाइल है। क्या है? मोबाइल है, ठीक है। तो दे जो है आपका प्लूरल सब्जेक्ट है और हैव जो है आपका प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है ना। इनके पास एक मोबाइल है, ओके। फिर मैंने एक सेंटेंस लिखा आपके सामने, यू हैव, ओके, यू हैव अ कंप्यूटर, है ना, यू हैव अ कंप्यूटर, है ना। तो अब देखो ये वाले सेंटेंस में आपको हमेशा ध्यान इस बात का रखना होगा कि सामने वाला जो पर्सन है ना, वो एक है या एक से अधिक है। यदि वो सामने वाला पर्सन एक है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा, और यदि वो सामने वाला पर्सन एक से अधिक है तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए यू हैव अ कंप्यूटर, मतलब आपके पास एक कंप्यूटर है। अब डिपेंड ये करता है कि सामने व्यक्ति कितने बैठे, है ना। यदि एक व्यक्ति होगा तो फिर यू हैव अ कंप्यूटर, मतलब ये यू जो है ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही। इसका मतलब ये हो गया कि यू जो है एक एक्सेप्शन है इस रूल का, है ना, जब वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। लेकिन यदि यू एक प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, है ना। यू यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो फिर एक एक्सेप्शन बन के सामने आएगा, एक अपवाद बन के सामने आएगा कि वो रूल को ही फॉलो नहीं कर रहा, है ना। कर रहा है कि रूल को फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के सामने साथ में आपको प्लूरल सब्जेक्ट ही लेना है, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। इसके बाद में एक सेंटेंस और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सपोज दैट मैंने लिखा आई हैव, ठीक है, आई हैव अ बाइक, है ना, आई हैव अ बाइक, ठीक है। या मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आई हैव अ, ठीक है, ओके, आई हैव अ बिग बिल्डिंग, है ना, आई हैव अ बिग बिल्डिंग, है ना, मतलब मेरे पास एक बड़ा घर है, मेरे पास एक बड़ी इमारत है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हैव तो सही है, आई के साथ हैव ही आएगा, इस बात में कोई, है ना, एरर नहीं है, इस बात में कोई त्रुटि नहीं है कि आई के साथ हैव नहीं आएगा, आई के साथ हैव ही आएगा। और हैव अपने आप में क्या है? हैव अपने आप में एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है ना। लेकिन आपको ध्यान इस बात का रखना है कि क्या आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट, सॉरी, आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है? आई एक प्लूरल सब्जेक्ट नहीं है ना। तो यहाँ पर भी ये रूल जो है एक अपवाद बनकर, एक्सेप्शन बनकर सामने आ रहा है कि आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन आपको मोस्टली ये बात ध्यान रखनी है कि आपको जहाँ तक हो सके, है ना, ये रूल एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। आपको इसी रूल के साथ चलना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कि रूल को बदल सकते, है ना, कि नहीं सर यदि आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिर आई के साथ हैज़ का यूज़ करेंगे। नहीं, यदि आप आई के साथ हैज़ का यूज़ करेंगे इसका मतलब आप गलत साबित हो जाएंगे, ठीक है। आई के साथ आपको हैव का ही यूज़ करना है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम हैव को सिंगुलर मान लेंगे। हैव प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ही रहेगी और आई सिंगुलर सब्जेक्ट ही रहेगा, ठीक है ना, चाहे वो रूल के अगेंस्ट जा रहा है। क्लियर है इतना, है ना। तो इस टाइप से आपको चीज़ों को समझना है ना। तो ये हो गया आपका हैज़ हैव। हैज़ आपका हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट, सॉरी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और हैव आपका हो गया प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, है ना। इधर आपका इज और एम को मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ और आर को भी मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब बचा क्या? बचा है आपका डज और डू। क्या बचा? डज और डू। तो इनको मैं समझाता हूँ। यदि आप इतने का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप अनडाउटली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, ठीक है। इसे मैं रफ कर रहा हूँ,
अब हमारा बचा था डू और डज, है ना। तो डू को मैंने बताया था कि डू एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है ना, और डज जो है आपका एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। क्या होता है जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, मतलब जो साधारण वर्तमान काल है उसका एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं, तो आपको क्या करना होता है, आपको जो आपके आई यू वी और दे, है ना, चलिए मैं समझा देता हूँ, है ना। सपोज दैट आपका सब्जेक्ट है आई, आपका सब्जेक्ट है यू, आपका सब्जेक्ट है वी और आपका सब्जेक्ट है दे, है ना। आई यू वी दे, ये चारों सब्जेक्ट यदि है ना, तो इन चारों सब्जेक्ट से पहले, है ना, इन चारों सब्जेक्ट से पहले आपको क्या करना होता है ना, इन चारों सब्जेक्ट से पहले आपको, है ना, डू का यूज़ करना होता है। लेकिन कौन से वाले सेंटेंसेस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, है ना। मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ इन इंट्रोगेटिव, ठीक है, इन इंट्रोगेटिव, इन इंट्रोगेटिव, ठीक है, इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, है ना, मतलब प्रश्नवाचक वाक्यों में, ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्यों में। अब देखिए आप आई यू वी और दे, इनसे पहले आपको किसका यूज़ करना होता है, डू का, है ना। लेकिन यदि आपका सब्जेक्ट हो ही, क्या हो, आपका सब्जेक्ट हो ही, आपका सब्जेक्ट हो शी, है ना, आपका सब्जेक्ट हो इट और आपका सब्जेक्ट हो नेम, तो इन चारों सब्जेक्ट में आपको, इन चारों सब्जेक्ट में क्या करना रहेगा, इन चारों सब्जेक्ट से पहले आपको यूज़ करना होगा डस का, किसका, डस का, ठीक है। ही शी इट नेम से पहले डस का यूज़ और आई यू वी दे से पहले डू का यूज़। क्लियर, है ना। अब कैसे करना है ना। सपोज मैंने एक सेंटेंस लिखा, क्या मैं उन्हें, ठीक है, क्या मैं उन्हें जानता हूँ, है ना, क्या मैं उन्हें जानता हूँ। अब ये आपका एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य है, तो लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, है ना। सेंटेंस कैसे बनेगा, देखिए सबसे पहले आपको लिखना होगा डू, डू के बाद में आपको लिखना होगा आई, है ना, आई के बाद में आपको लिखना होगा नो, है ना, क्योंकि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आप सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब और मेन वर्ब के बाद में आपको लेना है ऑब्जेक्ट, है ना। तो सेंटेंस आपका बन जाएगा डू आई नो देम, है ना। अब मैंने बताया क्या आपको, मैंने आपको यही बताया कि यदि आई हो, वी हो, है ना, कौन कौन से सब्जेक्ट हो, या तो आई हो या यू हो या वी हो या दे हो, ठीक। तो इनसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको यूज़ करना होता है डू का, किसका, डू का, और इनसे पहले आप डू का यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि डू आपका है हेल्पिंग वर्ब। क्या है, हेल्पिंग वर्ब, है ना। कैसी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, है ना। और हेल्पिंग वर्ब तो है लेकिन सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है कि प्लूरल, तो ये होगी आपकी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट आई से पहले लग रही है लेकिन वो उसको आपको प्लूरल हेल्पिंग वर्ब मानना है, ठीक है। इसके बाद देखो, सपोज दैट मैंने एक सेंटेंस लिखा, क्या आप, है ना, क्या आप मुझे जानते हैं, क्या आप मुझे जानते हैं, है ना। तो सेंटेंस में सबसे शुरू में क्या लिखेंगे, डू, इसके बाद में यू, है ना, डू यू, इसके बाद आपको लिखना होगा मेन वर्ब मतलब नो, इसके बाद आपको लिखना होगा ऑब्जेक्ट, है ना। तो ऑब्जेक्ट आपका आएगा मी, क्या आएगा ऑब्जेक्ट, मी, है ना, डू यू नो मी। अब देखिए आप, यू से पहले डू का यूज़ किया, मतलब सब्जेक्ट से पहले आपने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया, है ना, और हेल्पिंग वर्ब होगी आपकी ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। कैसी वर्ब होगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, ओके। डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं, है ना। अब एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर वी का, है ना। जैसे मैंने बोला, क्या हम
क्या हम एसआई, है ना, क्या हम एसआई की तैयारी कर रहे हैं? क्या हम एसआई की तैयारी कर रहे हैं? ठीक है, तो सेंटेंस आपका क्या बनेगा, है ना, सेंटेंस आपका बनेगा आर वी, ओके, आर वी प्रिपेयरिंग, ओके, आर वी प्रिपेयरिंग फॉर एस आई, है ना, मतलब सब इंस्पेक्टर, आर वी प्रिपेयरिंग फॉर एस आई। अब ध्यान दीजिए, वी जो है आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है ना। वी से पहले आपने यूज़ किया आर का, किसका, आर का, तो आर आपकी यहाँ पर हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब। क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। और कैसी हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। कैसी हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। आई बात समझ में, है ना। तो कुछ होती है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, कुछ होती है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, है ना। इसके बाद देखिए, मैं एक सेंटेंस यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या वह, ठीक है, क्या वह स्कूल जाता है? क्या वह स्कूल, ठीक है, क्या वह स्कूल जाता है? ठीक है, सेंटेंस क्या बनेगा, डज ही गो टू स्कूल, है ना, डज ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है? ओके, तो ही से पहले क्या आया, ही से पहले आया डज, और ही क्या है, ही एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले आया आपका हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट से पहले यदि डज आ रहा, इसका मतलब ये हुआ कि ही से पहले सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आ रही है ना। तो सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले आपकी आएगी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, है ना। ये हो गई आपकी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। मैंने आपको समझाया था ना कि डू आपकी होती है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब और डज जो होता है आपका सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, है ना। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, है ना। क्या बारिश होती है? क्या बारिश होती है ना। तो सेंटेंस आपका बनेगा डज, है ना, डज इट रेन। ओके, अब ध्यान से समझिए, डज जो है आपका है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। क्या है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। इट जो है, इट है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, और रेन जो है ये है आपका वर्ब, है ना। लेकिन कैसी, ये तो मेन वर्ब है, रेन तो अपने आप में मेन वर्ब है ना। मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले आपने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर दिया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक, यहाँ पर ये जो आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है, लेकिन उससे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना पड़ा, है ना। और देखिए, ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल भी कैसे होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप थोड़ा सा नोटिस कीजिए सेंटेंस को। क्या आप मुझे जानते हैं, है ना। तो यदि सामने वाला सेंटेंस में, यदि सामने वाला व्यक्ति एक होगा, है ना, तो इस यू को हमको सिंगुलर मानना होगा, और एक से अधिक होगा तो इस यू को हमको प्लूरल मानना होगा। ठीक, आ रही है बातें समझ में। यहाँ पर वी जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वी से पहले हमने क्या किया, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर दिया। ठीक है, यहाँ पर ही जो है ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ही से पहले हमने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर दिया। ठीक है, ओके, तो इतना आपको समझ आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो आपको इन्हीं चीज़ों को समझना है, आपको इन्हीं चीज़ों की अप्रोच को समझना है कि हमको मेनली सेंटेंस मेकिंग जब हम करते हैं, जब हम ग्रामर पढ़ते हैं, तो ग्रामर की बेसिक नीड क्या है। ग्रामर को पढ़ने के पहले हमको एक हमारा जो सेंस है, हमारी जो समझ है, वो किस तरह की होनी चाहिए। ठीक है, क्या हम डायरेक्टली सेंटेंस मेकिंग करने लग जाएंगे, क्या हम डायरेक्ट सेंटेंस बनाएंगे? नहीं, पहले हमको समझना है कि क्या सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या मेन वर्ब है, क्या हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है,
क्या नाउन है, क्या प्रोनाउन है, क्या एडजेक्टिव है, क्या एडवर्ब है, इन सारी चीज़ों को आपको वन बाय वन समझना होगा। ठीक है, क्लियर है इतना, है ना? आई होप आपको इतना समझ आया होगा, है ना? अब हम कुछ और सेंटेंसेस समझते हैं। अब डू और डज में आपको कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं है। अब साथियों ध्यान देना, क्या होता है, हमारी वर्ब की जो है 5 फॉर्म होती है। वर्ब की 5 फॉर्म होती है ना? उसमें से एक फॉर्म होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एक होती है वर्ब की 5th फॉर्म, है ना? मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की 4th फॉर्म, वर्ब की 5th फॉर्म, ऐसे करके वर्ब की 5 फॉर्म होती है ना? तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, जैसे मान लीजिए कि गो है, तो गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब गो की 5th फॉर्म क्या होगी? गो की 5th फॉर्म होगी गोज, है ना? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आपकी कम, तो कम की 5th फॉर्म क्या होगी? कम्स, है ना? सपोज दैट टेक एक आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका 5th फॉर्म क्या बनेगा? टेक्स, है ना? गिव आपकी एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका 5th फॉर्म बनेगा गिव्स, है ना? इसके बाद में आपका राइट जो है वर्ब का यदि फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका 5th फॉर्म क्या बनेगा? इसका 5th फॉर्म बनेगा राइट्स। क्या बनेगा? राइट्स। तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको प्लूरल वर्ब माना जाता है। क्या माना जाता है? प्लूरल वर्ब, है ना? वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको प्लूरल वर्ब माना जाता है। क्या माना जाता है ना? उसको प्लूरल वर्ब माना जाता है। ओके। और वर्ब की जो 5th फॉर्म होती है उसको सिंगुलर वर्ब माना जाता है। क्या माना जाता है? सिंगुलर वर्ब, है ना? उसको सिंगुलर वर्ब माना जाता है। ठीक है, तो आपकी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है क्या माना जाता है? प्लूरल वर्ब, और वर्ब की 5th फॉर्म को सिंगुलर वर्ब। अब ऐसा क्यों होता है? इसका सीधा सा लॉजिक ये है कि आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है ये मोस्टली प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में लगती है ना? और वर्ब की 5th फॉर्म जो होती है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगती है। सपोज दैट जब आप एफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, तो आपको, है ना, वर्ब की 5th फॉर्म का यूज़ करना होता है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के एंड में आपको एस, ई एस या आई ई एस लगाना होता है। और जब वर्ब की आप फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस या आई ई एस लगा देते हैं तो वो, है ना, वर्ब की 5th फॉर्म बन जाती है। ठीक है, सपोज दैट एक सेंटेंस लिखा, वह जाता है। क्या लिखा? वह जाता है। तो वह को हम लिखेंगे ही, है ना? और फिर हम लिखेंगे गो, और गो के एंड में हम लगा देंगे ई एस, है ना? तो सेंटेंस आपका बन गया ही गोज। ठीक, तो मुझे ये बताइए जो गोज है ये क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है क्या? नहीं, ये वर्ब की 5th फॉर्म है। और वर्ब की 5th फॉर्म अपने आप में क्या है? वर्ब की 5th फॉर्म को अपने आप में माना जाता है सिंगुलर वर्ब। क्या माना जाता है? सिंगुलर वर्ब, है ना? तो सिंगुलर यदि वर्ब है इसका मतलब ये हुआ कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इसका यूज़ हो रहा है। ठीक, और यदि प्लूरल वर्ब है, सपोज दैट मैंने बोला कि हम जाते हैं। क्या बोला? हम जाते हैं। ठीक, हम जाते हैं, है ना? तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, आपको लिखना होगा वी गो। क्या लिखना होगा? वी गो। अब मुझे बताओ गो जो है वर्ब की कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या माना जाता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को माना जाता है प्लूरल वर्ब। क्या माना जाता है? प्लूरल वर्ब, है ना? तो यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्लूरल वर्ब माना जाएगा तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है ये भी क्या है? ये प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है, आपके लिए एक, है ना, एक नई चीज़ है।
अभी तक क्या है, जनरली ऐसा सुना होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है जिसको आईएनजी फॉर्म कहा जाता है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है जिसको एस, ईएस या आईईएस फॉर्म कहा जाता है। लेकिन आप फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो आपकी होती है प्लूरल वर्ब, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जो होती है वो होती है सिंगुलर वर्ब। तो इसी चीज़ को मैं नेक्स्ट टॉपिक में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी टॉपिक को मैं कंटिन्यू करूँगा। आपसे उम्मीद है साथियों कि आपको मेरे द्वारा जितनी जानकारी दी जा रही है, आपको जितना समझाया जा रहा है, वो आपको एज इट इज क्लियर हो रहा होगा, आपको समझ आ रहा होगा। आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप हमें इनकरेज कीजिए, हमारे जो वीडियोज़ है उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, सभी को बताइए कि BACS एकेडमी पर बेस्ट कंटेंट अवेलेबल करवाया जा रहा है, चाहे वो हिंदी सब्जेक्ट हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे आपका साइंस हो, चाहे आपका MPGK हो, इवन कोई सा भी सब्जेक्ट्स हो, ठीक है, आपको बेस्ट स्टडी कंटेंट यहाँ से प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो फिर आपका भी दायित्व बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल से जोड़ें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस करेज एंड फॉर दिस लव, फॉर दिस अप्रिसिएशन। आप इसी तरह से जुड़े रहिए, आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप अवश्य मेरे साथ ज्वाइन होइए। धन्यवाद।